बीमारियां जो ज़्यादा हो गई और कोविड के बाद और जो ज़्यादा बढ़ गए, उसमें एक है सुसाइड, खुदकशी। डिप्रेशन, एंग्जाइटी बच्चों में बढ़ रही, पेरेंट्स में बढ़ रही, टीचर्स में बढ़ रही। अब ये चीज़ों को कवर कैसा करना चाहिए और एक दूसरे को जो हेल्प करना, एक दूसरे का जो कोऑपरेशन करना। सोशल मीडिया, लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, बच्चों का ज़्यादा वक्त जो गया गेम्स खेलने में। और इस प्रोग्राम के हम ये लेने वाले हैं, प्राइजेस देने वाले हैं। अब मैं तकरीबन 1992 से हम भी हर साल ये थीम मनाते हैं, इस पे लोगों का अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। मैं हॉस्पिटल शुरू करके तकरीबन अब ये अक्टूबर में 40 साल हो जाएंगे। मैं 4 अक्टूबर 1982 को मैं हॉस्पिटल शुरू किया था। जयसिंहपुर में मेरा हॉस्पिटल था, वहाँ 2 बेड से मैं शुरू किया। आज हमारे पास 70 to 80 बेड तक पेशेंट है ये हॉस्पिटल में। मगर सवाल ये है, इतने सालों में अभी जैसा मैं डिस्कस कर रहा था कि मेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है, अभी इस प्रॉब्लम से लोग वाकिफ़ नहीं हैं, इस कंसेप्ट से भी लोग वाकिफ़ नहीं हैं। तो इसलिए लोगों में बहुत बड़े मसाइल हैं आज भी। इसका सबसे बड़ा एक है कि स्टिग्मा यानी कोई समझता है कि मेंटली इल यानी पागल, मगर मेंटल इलनेस और पागलपन अलग चीज़ है। पागल जिसको लोग समझते, इस टाइप के मरीज़ दिमागी बीमारी में हार्डली 1% होंगे। बाकी के 99% जो बीमारियां हैं वो आप हम जैसे लोगों को, ये बीमारी जैसा डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसी किस्म से ये साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं जिसमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फोबियाज़ है, अलग अलग फ्रस्ट्रेशन है, ओसीडी है। तो ये आम बीमारियां हैं और तकरीबन अगर हम गौर करेंगे तो इससे काफ़ी लोग मुतासर हैं। और आजकल और जो बढ़ने वाले 2 टाइप की बीमारियां जो ज़्यादा हो गए और कोविड के बाद और जो ज़्यादा बढ़ गए, उसमें एक है सुसाइड, खुदकशी, और दूसरा एंग्जाइटी और डिप्रेशन। इसमें कई गुना ज़्यादा हो गया। तो इससे लोग सफ़र हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, काफ़ी मुश्किलें फेस करना पड़े। कोविड पीरियड में मैं समझता हूँ आप हर एक वाकिफ़ है कि लोग किस स्टेज से गुजरे। कई लोगों के जॉब गए, कई लोग बच्चों की भी बहुत बड़े प्रॉब्लम इसमें हो गए, स्कूल नहीं जा सके, उनकी तालीम नहीं हो सकी। अब इसके बाद 2-2 साल बच्चे नहीं पढ़े और एकदम आगे की क्लास में जा रहे, तो अब उनके अलग प्रॉब्लम है कि पीछे का कोर्स, नया कोर्स कवर करने की प्रॉब्लम है। टीचर्स के लिए प्रॉब्लम है कि वो बच्चों को कैसा पढ़ाए। बच्चे लिखना भूल गए, कुछ बच्चे पढ़ना भूल गए। फिर टीचर्स पे भी प्रेशर है, पेरेंट्स पे प्रेशर है, अगर मेरा बच्चा स्कोर नहीं करा तो आगे उसका करियर कैसा होगा। तो एडोलेसेंट और बच्चों में बढ़ने वाले प्रॉब्लम की भी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसमें सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं और इसका नतीजा जो हो रहा है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ रही। डिप्रेशन, एंग्जाइटी बच्चों में बढ़ रही, पेरेंट्स में बढ़ रही, टीचर्स में बढ़ रही, दूसरे वर्कर्स में भी बढ़ रही। और इसका नतीजा क्या हो रहा, मेंटल हेल्थ लोगों की बिगड़ते जा रही। तो मेंटल हेल्थ का इशू, इसीलिए ये दुनिया भर का मसला है, यहाँ का मसला नहीं है, हर जगह दुनिया में, अपने पास ही नहीं, दुनिया में इसका परसेंटेज कहीं ज़्यादा है। सुसाइड रेट कोविड के बाद 25% बढ़ा, डिप्रेशन के 25% बढ़ गए। वैसे भी सुसाइड देखें तो हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स है, हर 40 सेकंड में एक शख्स खुदकशी करता, ये वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक्स है। तो इसमें जो तादाद बढ़ती जा रही, अब ये चीज़ों को कवर कैसा करना चाहिए, ये एक का काम नहीं है। अभी जैसा कोई बता रहा था कि हमारे दवाखाने कम है, ये सिर्फ दवाखानों का काम नहीं। मेंटल हेल्थ इज़ बिजनेस ऑफ एवरीबडी, ईच एंड एवरी पर्सन। सोसाइटी का हर शख्स, उसकी जिम्मेदारी है मेंटल हेल्थ प्रमोट करना। वो खुद अपनी हेल्थ प्रमोट करे तो दूसरों की होंगी। अब ये इस बात पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। जब तक आप खुद मेंटली हेल्दी नहीं, आप दूसरे की मेंटल हेल्थ प्रमोट नहीं कर सकते। तो जब ये सिचुएशन पैदा हो जाती, तो जब आप देखते इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिगड़ जा रही, फैमिली के रिलेशनशिप बिगड़ जा रहे। फैमिली में आज अगर हम देखेंगे तो 3 किस्म के सिचुएशंस आ गए।
बूढ़े माँ बाप ओल्ड होम में जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अलग अलग जॉब पे, बच्चे जो पालना घर रहते हैं उस पालना घर में चले जा रहे हैं। तो फैमिली का कंसेप्ट ख़त्म होता जा रहा, टूटता जा रहा। और एक दूसरे को जो हेल्प करना, एक दूसरे का जो कोऑपरेशन करना, एक दूसरे के जो रिलेशंस अच्छे होना, ये सब बिगड़ते जा रहे हैं। और इसको रिप्लेस कर दिया है किसने किया? आपके मीडिया ने, स्पेशली सोशल मीडिया। लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड, मेटा वर्ल्ड। मेटा इसमें क्या है? वर्चुअल वर्ल्ड में वो क्या देखते हैं? हर चीज़ वो देख रहे हैं, रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं मोबाइल में। उनके जो वर्चुअल फ्रेंड्स है मोबाइल पे है, वर्चुअल उनके जो भी गेम्स है मोबाइल पे है, उनका वर्चुअल प्लेजर है मोबाइल पे है। मेरे कितने लाइक है, मेरे कितने डिसलाइक है, मेरा पोस्ट कितना पॉपुलर हुआ, इस किस्म का। फिर बच्चे जो खेल रहे हैं गेम्स, बच्चों का ज़्यादा वक्त जो गया गेम्स खेलने में, मोबाइल गेम्स। अब देखिए, अगर मोबाइल गेम्स की आप अगर गौर करें, आज बच्चा मोबाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये जो उसको खुशी मिलती मोबाइल देखने के बाद, जो प्लेजर हार्मोन्स ब्रेन में होते हैं जिसे हम डोपामाइन कहते हैं, तो मोबाइल देखने के बाद ये डोपामाइन गेम खेलने में काफ़ी रिलीज़ हो जाता। और यही डोपामाइन हमको रिलीज़ करने के लिए हमारे को फिज़िकल एक्टिविटी कई ज़्यादा देर तक ही करना पड़ती जब ये मोबाइल होता। तो ये जो चेंज आते जा रहा है, इस चेंज की वजह से हर एक में एक स्ट्रेस की लेवल काफ़ी बढ़ गई, स्ट्रेस की लेवल काफ़ी बढ़ गई। और जैसा स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेस कह के लिए जिम्मेदार है, ना सिर्फ दिमागी बीमारियों के लिए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपको ब्लड प्रेशर होता है, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है, आपको कैंसर हो सकता है, और है नहीं सौ बीमारियाँ आपको स्ट्रेस की वजह से बढ़ती है। तो स्ट्रेस फ्री होना ये भी मुश्किल है, स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है। अगर स्ट्रेस ना हो, वो एक जगह बैठे तो भी अब ना बने, बस स्ट्रेस ऑप्टिमम चाहिए। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा तो वो स्ट्रेस नुकसानदेह, तो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। तो यहाँ जो थीम इस साल दिया गया है कि थीम है मेंटल हेल्थ और वेलबींग। अब वेलबींग क्या है? वेलबींग का जो कंसेप्ट है, आप मेंटली इल होने के बाद भी आप वेलबींग हो सकता है आपका। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, मेंटली इल है आप, मेंटल बीमारी है, उसके बावजूद भी आप वेल हो सकते। फिज़िकल बीमारी है, उसके बाद भी आपका कंसेप्ट ऑफ वेलबींग हो सकता है। वो कैसे? किसी की पैर टूट गया, मगर उसको कॉम्पेंसेट करके उन्हें अपने एक्टिविटीज़, अपना पैशन, अपने रिलेशनशिप, अपने लाइकिंग, ये सब की अगर वो अपने लेवल तक काम कर रहा है तो वो अपने आप को वेल समझ सकता है। वेलबींग के लिए उसकी जो लाइकिंग है आप उसको हैम्पर नहीं कर सकते। हर एक की लाइकिंग अलग हो सकती। किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को म्यूज़िक में हो सकता है, किसी को आर्ट में हो सकता है, किसी को पॉलिटिक्स में हो सकता है। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट को भी मैं 4 हेडिंग में डिवाइड करता हूँ, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल। और ये चारों एरिया उतने इम्पॉर्टेंट है। फिज़िकल इंटरेस्ट हो सकता तो वो एक्टिविटी कर सकता, रनिंग रेस लोग कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे, हर एक उतने लेवल नहीं कर सकता, किसी की कम, किसी की ज़्यादा। साइकोलॉजिकल भी हर एक के इश्यूज़ कम ज़्यादा। सोशल एक्टिविटी में किसको इंटरेस्ट हो सकता, कोई सोशल एक्टिविटी से दूर भागने वाला होता, कोई अकेलापन पसंद कर सकता है, कोई लोग अगर नहीं रहे तो वो परेशान हो जाता, मेरे तरफ लोग होना चाहिए, अगर लोग नहीं तो बेचैन हो जाता। तो ये अब मैं किसी स्पेसिफिक क्लास की बात नहीं करूँगा, एक जनरल बात करूँगा कि आमतौर पे आप देखते लीडरों के पास अगर लोग नहीं आते तो परेशान होते। ये हमारे काफ़ी दोस्त भी कहते कि मुझे लोगों में रहना पसंद है, अगर लोग नहीं रहे तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। ऐसे कई लोग मिलेंगे कि हम अकेला है तो पसंद रहते। तो हर एक की जो ट्रेड्स है, क्वालिटीज़ है, इसको पूरी तरीके से एक्सप्रेस करने का उसको मौका, और ये डेमोक्रेसी ने दिया, राइट दिया, ह्यूमन राइट्स है, वो कर सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने वालों लोगों की तादाद कम है, इससे मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसलिए हर इंडिविजुअल से मैं एक बात ज़रूरी है कि उसने अपने आप को पहचानना। अपने आप को पहचानना यानी क्या करना? अपने कैपेसिटी पहचानना,
अपने लाइकिंग पहचानना, अपने डिसलाइकिंग पहचानना। तो जब भी वो अपने आप को मेंटली वेल रख सकता है। अगर उसकी लाइकिंग एक है, अगर लाइकिंग के अगेंस्ट वो काम कर रहा है तो वो मेंटली वेल नहीं है। उसकी पैशन है किसी चीज़ में, वो पैशन के लिए काम कर रहा तो वो मेंटली वेल है। अगर नहीं कर रहा तो परेशान है। जो भी जॉब कर रहा अगर उसमें खुश है तो वो मेंटली वेल है। आप अगर पत्रकार इतने आप ये इंटरेस्ट से कर रहे, आपकी लाइकिंग से कर रहे तो आप मेंटली वेल है। आप किसी मजबूरी से कर रहे तो आप मेंटली वेल नहीं है। मगर अब जब मेंटल वेल का जो कॉन्सेप्ट है तो इसमें लाइकिंग, डिसलाइकिंग, इंटरेस्ट, कैपेसिटी, पोटेंशियल, ये सबको समझते हुए हर आदमी अपने आप को पहचानना चाहिए। और अपने आप को पहचानने के लिए फिर इशू आता स्पिरिचुअलिटी का। हर एक के लिए फ्रीडम है, हर अपनी स्पिरिचुअलिटी अपने अंदाज से एक्सप्रेस कर सकता है। किसी को किसी के दूसरे में इंटरफेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, करने की वजह भी नहीं है। जब तक आप अपनी स्पिरिचुअलिटी दूसरे को कोई हार्म नहीं करती तो आपको परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी भी अपने को हर एक को एक्सप्रेस करना चाहिए और उससे आदमी अपने आप को मेंटली वेल रख सकता है। मेंटल वेल भी मुश्किल हो सकती है। मेंटल इलनेस यानी कुछ खास बीमारियां हैं। ये बीमारी है तो इल, ये बीमारी नहीं है तो नॉर्मल। जैसा मेंटली हेल्दी है यार मेंटली इल है। अगर आपको मैं एक मिसाल के तौर पे बता दूं, नींद नहीं आना। अब नींद नहीं आना ये बहुत लोगों का होता, नॉर्मली लगता हमको नींद नहीं आती, हम नहीं सो सकते। तो ये बीमारी कब कहलाई जाएगी? इसके कुछ क्राइटेरिया है। अगर ये नींद एक फिक्स पीरियड जैसे 6 से 8 घंटे से कम है या ज़्यादा है, मगर ये नींद के बाद भी अगर वो अपने आप को हेल्दी समझ रहा, काम कर सक रहा, उसको कोई चिड़चिड़ापन नहीं है, उसके पोटेंशियल बराबर है, तो कम नींद भी उसके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। और ज़्यादा सोने वाला भी अगर परेशान है, डिप्रेस है, उसको एंग्जाइटी है, तो ये अब नॉर्मल हो जाएगा। तो नींद का प्रॉब्लम भी एक मेंटल इलनेस का सिम्टम है। जैसा आप एडिक्शन को बहुत लोग मेंटल इलनेस नहीं समझते, शराब पीना, गांजा, ये सब बीमारी है। ये बीमारियाँ क्यों होती है? अब ये बीमारियों में जैसे जिस्मानी बीमारी में वजह है, जैसा डायबिटीज़ है, इंसुलिन कम है, वैसा इन बीमारियों में भी केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में होते हैं। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसा डोपामिन है, सेरोटोनिन है, कुछ बीमारी में बढ़ जाती, कुछ में कम हो जाते। तो बढ़ने से और कम होने से ये बीमारियाँ होती हैं। तो ये बीमारी में जब होता है तो ब्रेन में चेंजेस आ जाते हैं। जब ब्रेन में चेंजेस आते हैं तो वो डेफिनेट बीमारी की एक शक्ल ले लेती है। तो साइकेट्रिक बीमारियाँ भी है, बेसिकली ब्रेन डिसऑर्डर्स है, ब्रेन में केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। मगर इसका जो असर होता है उसके साइक पे, उसके नफ्सियात पे होता है। अगर किसी के ब्रेन में कुछ ऐसे हार्मोन कम हो गए कि जिससे वो उदास हो गया, डिप्रेस हो गया। डिप्रेशन तो मैं समझता हूँ आप में से हर ने फेस किया होगा। यहाँ है कोई जिसने डिप्रेशन फेस नहीं किया? वो कभी डिप्रेस नहीं हुआ? अगर ऐसा कोई मुझे कह दे तो मैं कहूँगा कि वो अब नॉर्मल, क्योंकि डिप्रेशन एक नॉर्मल सिम्टम है, नॉर्मल फिनोमेना है। मगर ये बीमारी कब हो जाती है? एक हद से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा, एक शिद्दत उसकी बढ़ जाती है। या जैसा बीमारी है आमतौर पे 2 दिन 3 दिन डिप्रेशन आना नॉर्मल है, मगर ये महीनों से चल रहा, सालों से चल रहा, तो ये बीमारी है। या उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये बीमारी है। तो ये बीमारी की शक्ल अभी काफ़ी लोगों में, डिप्रेशन काफ़ी बढ़ गया। कोविड के बाद उसकी तादाद बढ़ गई। कोविड के वजह से जो मसाइल पैदा हुए उसने भी लोगों को डिप्रेशन में डाला। तो इस लिहाज से ये हो गया इलनेस। और अगर यही नॉर्मल फिनोमेना हो सकता और वही फिनोमेना इलनेस का हो जाता जब वो शिद्दत से बढ़ जाता। वैसे अब इसमें बहुत सारी बीमारियाँ हैं, सोच की बीमारी है। अब इसमें जो सबसे बड़ा हमारे समाज में जो मसला है साइकेट्रिक बीमारी का, आज भी समझने का, बहुत से लोग इसे क्या समझते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम कुछ ऐसे हैं, कान में आवाज़ आना, आँखों के सामने नज़र आना, भी हेलुसिनेशन से। पर लोगों में क्या फ़हम है इसके ताल्लुक से, किसी ने कर दिया, जादू है, जिन है, भूत है, प्रेत है, आत्मा है। तो इसलिए जाने का परसेंटेज कहाँ बढ़ जाता? बाबा लोगों का नहीं। और इसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस पर मैंने काफ़ी मुसलसल काम किया, मेरे काफ़ी आर्टिकल भी आए, मैंने इस पर किताब भी लिखी, जिन, जादू या नफ्सियाती अमराज कुरान हदीस की रोशनी में। इसका वर्क मेरे पास नॉन मुस्लिम पेशेंट भी आते, उनमें भी काफ़ी यही है कि ये बाबा करने गया, वो बाबा करने गया, 3-3, 4-4 साल
वो बाबा खाने टाइम वेस्ट करते, बीमारी बढ़ जाती और उसके बाद फिर यहाँ इलाज को आते, 10-15 दिन में वो ठीक होती। तो ये जो वजह है, क्योंकि ये बीमारी है और ये बीमारी का इलाज करना चाहिए, लोगों को आज भी पता नहीं। तो इसलिए ये बीमारी के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा होना चाहिए। ये बीमारी पैदा होती दिमाग में केमिकल ट्रांसमीटर या फिर और दूसरे भी चेंजेस है, पर एक मैं आपको एक चीज़ बताया कि ये ट्रांसमीटर के चेंजेस की वजह से होती। फिर इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर स्ट्रेस है। स्ट्रेस जैसा मैं आपको बताया कि जिस्मानी बीमारियों को भी बढ़ावा देता, वैसा ही साइकोलॉजिकल बीमारियों को भी बढ़ावा देता। तो इसलिए हमको ये मसाइल को समझना बहुत ज़रूरी है और ये लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है कि ये बीमारियों का इलाज होता, सही इलाज होना चाहिए और इसका इलाज हर लेवल पे होना चाहिए। हर लेवल पे यानी इसमें इन्वॉल्वमेंट कौन है, इसके स्टेक होल्डर कौन है, हर शख्स है। ये बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन को काम करने की ज़रूरत है। ये जो ग्लोबल कंसेप्ट का थीम दिया गया है, तो हर वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ के लिए वर्कशॉप हो, हर वर्क प्लेस में ऐसा हो। आपका चाहे वो प्रेस हो, आपका वो लीगल सिस्टम हो, आपका जुडिशरी हो, हेल्थ सिस्टम हो, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो, हर को इन बीमारियों से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। एक तो ये स्ट्रेस की वजह से बीमारियां होने की तादाद बढ़ती जा रही, तो इसलिए इसका अवेयरनेस हर सेक्शन में होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा, इसके अवेयरनेस के बाद इसको रोकने के लिए हर स्टेज पे वो स्टेप्स लिए जाना चाहिए ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े और बीमारी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो। और अर्ली स्टेज में जब डिटेक्ट होती है तो उसमें जो मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है, एक काउंसलिंग है, एक साइकोथेरेपी है, एक मेडिसिन है, उसके आगे जाके हम जिसको आमतौर पे कहते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, जिसको जिसकी ज़रूरत है जो लेवल पे उसको मिलनी चाहिए। तो इब्तदाई स्टेज पे इसकी शुरुआत हर घर से होना चाहिए, हर इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, हर इदारे से होना चाहिए। और अब मैं घर से जो बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है, उसको जो तालीम दी जाती है, उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, रिलीजियस बैकग्राउंड है, उसका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, उसका सोशल बैकग्राउंड है, ये इस सबको कंसिडर करते हुए उसको अपने खुद की, अपने फैमिली की, अपने कम्युनिटी की, अपने कल्चर की मेंटल हेल्थ के लिए एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। ये इसका थीम है। इसके लिए वेस्टर्न में काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही है, हर जगह एक्टिविटीज़ चालू है, ये दुनिया भर में चालू है। ये एक्टिविटी एक दिन एक हफ्ते से नहीं, ये पूरे साल चलना चाहिए कि मेंटल हेल्थ का इशू जो है वो हर एक का है, साल के 365 दिन का है और हर लम्हे का है। तो क्यों क्या कि मैं लम्हे का इसलिए कहा कि सुसाइड जैसी जो बीमारी है वो सिर्फ एक लम्हे का मसला होता है। जो ख्याल आता उसमें इतना ख़तरनाक ख्याल आता और जो केमिकल ड्रॉप हो जाते, अगर वो लम्हे में उसे सपोर्ट मिल जाए तो उसका जो सुसाइड करने का एक्ट रुक जा सकता है। और बहुत सारी सुसाइड इसी वजह से होते हैं कि उस लम्हे में उसको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। बाकी उसकी बीमारी का इलाज तो लंबा चलता रह सकता है, लेकिन उस लम्हे को बचाने के लिए हमको ये भी लोगों को मैसेज देना चाहिए कि अपना स्ट्रेस, अपना तनाव अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, करीबी लोगों से उनको डिस्कस करना चाहिए। उसको अंदर जितना रखेंगे तो उतना बढ़ता जाएंगे। इसलिए इस पर डायलॉग होना चाहिए। इसलिए हर एक को समझना चाहिए, हर ग्रुप को समझना चाहिए। हर एक ग्रुप के अपने स्ट्रेसेस अलग अलग हैं, हर ग्रुप के अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, हर प्रोफेशन के अपने प्रॉब्लम्स हैं, हर वर्किंग प्लेस के अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, उसका स्ट्रेस करने के लिए हर शख्स को कोशिश करना चाहिए। तभी हम एक हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी कम्युनिटी और हेल्दी दुनिया देख सकते हैं। तो ये जो हेल्थ का कंसेप्ट है ये शुरू होता है इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, आपके गांव की हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ, स्टेट की हेल्थ, नेशन की हेल्थ एंड वर्ल्ड की हेल्थ। तो इट इज़ लाइक अ ब्रिक, एक एक ब्रिक से उभरता जाता, एक एक बिल्डिंग बनती जाती और वो हेल्दी बने तो पूरी दुनिया हेल्दी हो सकती। और इसलिए हर एक को कोशिश करना चाहिए। इतना बोल, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से हम मानसिक आरोग्य दिन और उसी साथ साथ हमारे इस प्रैक्टिस के 40 साल हो गए, इसके लिए एक प्रोग्राम ले रहे हैं। और इन प्रोग्राम में हम अलग अलग टॉपिक्स दिए हैं कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स को, और ये टॉपिक्स हमारे इससे जुड़े हुए हैं जिससे मेंटल हेल्थ प्रमोट हो। जैसा कि हमने फैमिली पे टॉपिक दिया है, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली,
फिर हमने कोविड के असरात पे टॉपिक दिया है, फिर हमने सुसाइड जैसे टॉपिक पे कंपटीशन रखी है, ड्राइंग कंपटीशन, और ये सब टॉपिक जो है। और हमने नाटक एक्ट के द्वारा स्टिग्मा फ्रेनिया ये दिया है, जिसमें बीमारियों का जो स्टिग्मा है, वो स्टिग्मा उसके ताल्लुक से लोगों में जो गलतफहमियाँ है वो कैसी दूर हो, इसके लिए हमने प्रोग्राम रखा है। और इसमें हमने शहर के सभी कॉलेजेस और स्कूल को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, ताकि ये अवेयरनेस का प्रोग्राम सब तक जाए। और इस प्रोग्राम के हम ये लेने वाले हैं, प्राइजेस देने वाले हैं। और इसके साथ हमने एक प्रोग्राम रखा है इंटरटेनमेंट का, वो है 1 अक्टूबर को चला हवा ये उद्यारे, वो संत एकनाथ रंग मंदिर में है। और 10 अक्टूबर को ये सबके प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोग्राम यहाँ ही पर होगा, वो मेंटल हेल्थ सेंटर में 10 अक्टूबर को। और इसके साथ मैंने जो बताया कि हमने एक टॉपिक दिया था स्कूल से कि कम्युनल हार्मनी इन इंडिया, और इसके भी हम जो प्राइजेस है वो 10 अक्टूबर को यहीं हम मेंटल हेल्थ सेंटर में देने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस ताल्लुक़ से इसका अवेयरनेस बढ़े और लोगों में ये समझ आए कि मेंटल इलनेस क्या है, मेंटल इलनेस से झिझकने की ज़रूरत नहीं है, मेंटल इलनेस का इलाज हो सकता है। सही इलाज सही वक्त पे कराने से आदमी अपना काम, अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बसर कर सकता है और उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसने अपने अतराफ़ जो सहूलतें हैं उसका पूरा फ़ायदा लेने की कोशिश करना चाहिए।